नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। उत्तर प्रदेश के पहले चरण का जो इलेक्शन है वो फेब 10 को होने वाला है। इसमें करीब 58 यानी 58 असेंबली सीट्स पे इलेक्शन होगा। 11 डिस्ट्रिक्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 11 वेस्टर्न यूपी की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अगर हम नाम की तरफ देखें कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें इलेक्शन होगा, तो वो शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, गाजियाबाद है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का एरिया है, बुलंदशहर है, मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है। अब ये सारे जो हैं ये सारे वेस्टर्न यूपी में पड़ते हैं। मैंने एक प्लान किया है कि क्यों नहीं हम जानने की कोशिश करें एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ करके कि इसमें कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, यानी असेंबली की कितनी सीट्स हैं वहां पर, और उन पे कौन लड़ रहा है, किसने पहले जीत हासिल करी। इस सब से पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10 फेब को कहां पर वोट पड़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए शामली को मैंने सबसे पहले उठाया है। शामली डिस्ट्रिक्ट में करीब 3 असेंबली सीट्स हैं। एक एक असेंबली सीट पे समझने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कैराना, जो कि शामली की एक असेंबली सीट है, उसकी बात करते हैं। कैराना एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से हिंदू मुस्लिम वाला जो वोट बैंक है उसके हिसाब से डिवीजन रहा है। इन 2013 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे उससे पहले एक अलग टाइप का वोटिंग पैटर्न था और उसके बाद एक अलग टाइप का वोटिंग पैटर्न हो गया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे वेस्टर्न यूपी के जो कंसाइंस है वहां उसमें बसे हुए हैं और उसी के हिसाब से हर इलेक्शन में उसको एजिटेशन के लिए यूज किया जाता है। हुकुम सिंह जो कि कैराना से ही आते थे, आपको वो याद होगा, जिसमें कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने पलायन किया है कैराना से क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है वो, और उसी के बेसिस पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की और उसके बाद फिर वोट भी मिले। इंटरेस्टिंग चीज कैराना की ये है कि वहां पर एक ही फैमिली कई सालों से रूल कर रही है। मतलब हुकुम सिंह तो वहां रूल कर ही रहे हैं। करीब 4 असेंबली सीट्स उन्होंने अपने हाथ में हथिया के रखी हुई है। 4 बार से वो विधायक थे। उनकी बेटी उसके बाद आई और वो फिर फेल कर गई, नहीं जीत पाई। बट हुकुम सिंह भी जिस फैमिली से आते हैं वो कास्ट बेसिस पे गुजर फैमिली है और वो गुजर हिंदू हैं वहां के। उसी फैमिली के एक कन्वर्जन के बाद मुस्लिम गुजर हुए मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह, ये दोनों का जो एंसेस्ट्रियल यानी उनके जो परदादा हैं वो एक ही हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये दोनों ने कन्वर्जन के बाद एक सेक्ट जो है वो मुस्लिम सेक्ट हो गया और एक सेक्ट हो गया हिंदू सेक्ट। इंटरेस्टिंगली दोनों ही बारी बारी से अपना इलेक्शंस में जीत हासिल करते रहे हैं। अगर वोट्स और मार्जिन्स की बात की जाए तो अगर 2017 के इलेक्शन की बात की जाए तो उसमें नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से जीते थे, जबकि 2017 में समाजवादी पार्टी ओवरऑल हार गई, 47 सीट्स में निपट गई थी। उसमें से नाहिद हसन एक थे जिन्होंने 98,000 वोट यानी करीब 47.26% वोट यहां पे हासिल की, 21,000 के मार्जिन से जीते। और सेकंड नंबर पे वही हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी से थी। तो इससे पता चलता है कि कैसे ये दो परिवार आपस में ही स्विच खेलते रहेंगे। इस बार भी अगर हम देखें कौन है लड़ाई में, तो मृगांका सिंह वही बीजेपी की हुकुम सिंह की बेटी, और नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से, और मोहम्मद सलीम बसपा से। ये 3 मुख्य किरदार हैं जो कि 2022 के इलेक्शंस में फाइट करेंगे। और अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाना चाहें कि 2017 के पहले क्या हुआ, तो 2012 में हुकुम सिंह थे, 2007 में हुकुम सिंह थे, 2002 में हुकुम सिंह थे, 1996 में हुकुम सिंह थे। यानी हुकुम सिंह की यहां पे पैठ रही है पुरानी, और 2017 में पहली बार नाहिद हसन वहां पे आए हैं। तो इस पूरे से पता चलता है कि मृगांका फिर से आएंगी, एक मजबूती कमांड करती हैं वोट्स पे, तो वो कमांड करने वाली हैं। लेकिन देखा जाएगा कि कैसे नाहिद हसन यहां पर अपना खेल जमा पाते हैं। फिलहाल पिछले दिनों ही अभी उनको जेल भेजा गया है क्योंकि बहुत दिन से वो फरार थे किसी केस के मामले में। उन्होंने आत्मसमर्पण किया जब उनको टिकट मिल गई और अपना पर्चा भर के जेल को प्रस्थान कर गए। उम्मीद है कि वो जीतेंगे क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो आरएलडी का भी 3rd पोजीशन पे उनका वोट शेयर रहा था पिछली बार। तो समाजवादी पार्टी सबसे टॉप पे थी, बीजेपी सेकंड नंबर पे थे मृगांका सिंह, और 3rd नंबर पे अनिल कुमार आरएलडी के थे। अब अगर ये आरएलडी का जो वोट बैंक है जो करीब 10% है वो भी अगर शिफ्ट हो जाता है नाहिद हसन को, तो फिर हो सकता है कि फिर से ये सीट सिक्योर कर पाए समाजवादी पार्टी।
दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमारी अगली सीट जो है वो है शामली की सीट। शामली भी एक असेंबली है जो कि इसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है। इस समय वहां पर तेजिंदर नारीवाल 2017 में बीजेपी से जीत करके आए थे और पंकज कुमार मलिक को उन्होंने हरा करके ये सीट अपने हाथ में करी थी। जाट बहुल्य इलाका है ये पूरा ही अगर वेस्टर्न यूपी देखें तो जाट और गुर्जरों के बीच में ही इसकी कास्ट लेवल पे पॉलिटिक्स होती है और हिंदू मुसलमान एक रिलीजियस लाइंस में पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। तो पिछली बार तो तेजिंदर सिंह नारीवाल जीते थे जो कि बीजेपी से आते हैं। इस बार भी तेजिंदर सिंह नारीवाल को ही यानी टिकट रिटेन करते हुए उन्हें खड़ा किया गया है। आरएलडी से प्रसन्ना चौधरी को खड़ा किया गया है, अगेन एक जाट लीडर, और अमित शर्मा को खड़ा किया है बीएसपी से। देखते हैं कि क्या असर होगा इसका आने वाले इलेक्शन में। अगर 2017 और 12 के बीच की बात की जाए तो 2017 में करीब 50% ऑफ द वोट जो था वो बीजेपी ने इसमें हथिया लिया था, क्योंकि बहुत मुख्य कारण इसका यही है कि पिछले साल जो पूरा इलेक्शन था वो रिलीजियस लाइन पे खेला गया था। बीजेपी कमांड कर रही थी वो पूरा माहौल उस समय, और इस वजह से क्योंकि ये पूरा इलाका रिलीजियस लाइन में बटा हुआ था, बहुत आसानी से उनको वोट बैंक मिल गए। इस बार थोड़ी सिचुएशन चेंज है। इस बार क्योंकि जैसे पहले का समय था जब फार्मर एजिटेशंस होती थी किसी जमाने में और चौधरी चरण सिंह पॉलिटिकल लाइन से लीड करते थे और महेंद्र टिकैत एक तरीके से सोशल लाइन से लीड करते थे या फार्मर्स लीडर की तरह वो रहते थे, वो पॉलिटिकल फोरम में नहीं आते थे, उसी तरीके से इस समय राजेश टिकैत और जयंत चौधरी या समाजवादी पार्टी का गठबंधन कर रहा है। लेकिन राकेश टिकैत ने अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं किया। उन्होंने अभी भी कहा है कि भाई हम किसी के साथ नहीं है। तो वो देखना होगा कि अंदर ही अंदर वो किसको ये बॉल पास करते हैं। वैसे देखा जाए तो यहां पर सेकंड नंबर पे कांग्रेस रही थी पिछले साल, और पंकज कुमार मलिक जो कि कांग्रेस के लीडर हैं इस एरिया से, वो बने थे। पंकज कुमार मलिक एक्चुअली एक बड़े पॉलिटिकल लीडर जो कि राज्यसभा में बैठते हैं, हरियाणा से आते हैं, उनके बेटे हैं, इसलिए उनका एक अच्छा खासा दबदबा है इस एरिया में। और पंकज कुमार मलिक इसी वजह से कई बार यहां से इलेक्शन लड़े हैं, ऑल्दो कभी जीते हैं कभी हारे हैं। 2012 में पंकज कुमार मलिक जीते थे, 2017 में इसको हार गए थे। आगे देखा जाएगा कि जो आरएलडी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी का ऑल्दो इस जगह पे इस पर्टिकुलर सीट पे लास्ट ईयर हमको नहीं दिखता है डेटा में कहीं भी कि उन्होंने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया या जीते हो, तो लगता है कि आरएलडी के लिए एक टफ ग्राउंड रहने वाला है। ये देखा जाएगा कि कैसे अपनी सीट को हथिया पाते हैं बीजेपी से, अगर वो हथिया पाते हैं तो। अब तीसरी सीट की बात कर लेते हैं। तीसरी सीट जो है वो है थाना भवन। थाना भवन पे अभी सुरेश राणा बीजेपी से रूल कर रहे हैं, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे बसपा से पिछली बार, बट 2012 में आरएलडी से जब इनका सामना हुआ था अशरफ अली से, तो करीब 265 वोटों से ही जीत पाए थे। यानी 2 बार के यहां के विधायक हैं, और अशरफ अली के सामने 2012 में इन्हें टाइट फाइट मिली थी। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि क्या अशरफ अली को अगर उतार दिया जाए मैदान पे तो फिर से फाइट मिल जाएगी। तो वही आरएलडी ने किया। आरएलडी ने अशरफ अली को वापस फील्ड पे उतारा है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मजबूती से वो इस सीट को छीन सकेंगे। सुरेश राणा की मजेदार बात यह है कि सुरेश राणा आते हैं एक हेट स्पीच वाले क्लैन से, यानी कि वो भी हुकुम सिंह की तरह हेट स्पीच और ये सब मामलों में कई बार उनके खिलाफ केस बुक किए गए हैं, और पॉसिबल है कि फिर से वही वाला फ्लेवर दे करके बीजेपी की टिकट निकालने के लिए वो कोशिश करेंगे। फिलहाल मंत्री हैं तो एक अच्छा पावर और एक अच्छा रुतबा उस एरिया में होल्ड करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां चेंज होती हैं। 10 साल से बैठे हुए हैं सीट पे, फिर से टिकट दी गई है, देखते हैं कि वापस वो दोहरा पाएंगे जीत की नहीं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस इन 3 सीटों को लेकर के, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है ये सीट यानी थाना भवन और कैराना, ये 2 सीटें छीनी जा सकती हैं बीजेपी से, और शामली वापस बीजेपी के हाथ में जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बताएं, अपने फीडबैक दें, और अगले वीडियो में एक और डिस्ट्रिक्ट पर चर्चा करेंगे।